नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आपके एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि उनको इकोनॉमिक्स का नोट्स नहीं मिल पाता है, या मिल भी जाता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ नहीं पाते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएट करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट का अलग बैच चल रहा है, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चर सबका बैच जो है वो अलग अलग चल रहा है। किसी भी एडमिशन लेने के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट कर दें, ठीक है, 9415 863 873 पे, या इस QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूजीसी नेट, एमपी टेट, एमपी सेट की फीस जो है वो 2500 रुपए है, और झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की फीस 2000 रुपए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स अगर जो एक बार कोर्स को परचेज कर सकते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब प्रारंभ किया गया था? IRDP कब प्रारंभ किया गया था? चलिए बताइए। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और जब 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत होती है, तब ये पूरे देश के 5011 ब्लॉकों पर क्या किया गया कि 5011 ब्लॉकों पर इसे प्रारंभ किया गया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत छोटे किसान, ठीक है, सीमांत किसान को सहायता देने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो याद रखिएगा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP कब आरंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को आरंभ किया गया। और इसमें ये जो कार्यक्रम आरंभ किया गया, यहाँ पे 5011 ब्लॉकों पे ये आरंभ किया गया। और इसके अंतर्गत जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उनको सहायता पहुंचाने का कार्य किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP का क्या उद्देश्य है? चलिए सर बता दीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं सभी लोग। कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। बिल्कुल ठीक है। डी वाले जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। डी वाले जितने भी हैं बहुत अच्छी बात है। डी वाले जितने भी हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइएगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको पता ही होगा, 1980 में ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय रोजगार के अवसर को हम क्या करें? प्रदान करें। राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों का सृजन करना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य था। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी डी। अरे सर, अगर जो राष्ट्रीय ग्रामीण ये रोजगार कार्यक्रम है, तो अगर जो रोजगार कार्यक्रम है तो लघु उद्योगों का विकास करना और राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण, अगर जो यहाँ पे नहीं कंफर्म हो पा रहे तो यहाँ पे तो कंफर्म हो जाइए ना। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, जो मध्य प्रदेश स्टेट या मध्य प्रदेश सेट का एग्जाम देगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1972 के बाद जोत की उच्चतम सीमा प्रति परिवार निश्चित की गई थी। कितनी निश्चित की गई थी? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए, कुछ लोग कहेंगे सर जी आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भाई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, पूछा जा सकता है ना। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1972 के बाद जोत की उच्चतम सीमा प्रति परिवार निश्चित की गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे 7.25 से 21.85 हेक्टेयर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1972 के बाद जोत की जो उच्चतम सीमा प्रति परिवार निश्चित की गई थी, वो की गई थी 7.25 से 21.85 हेक्टेयर। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और कभी कभी आपका जब पेपर तैयार होता है तो जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे ये प्रश्न उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अब सबको यहाँ पे सभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी 1991 क्यों नहीं दिया, ठीक है। औद्योगिक, ये द्वितीय औद्योगिक नीति की बात कर रहा है, नवीन औद्योगिक नीति की बात नहीं कर रहा है सर, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की जो घोषणा होती है वो होती है वर्ष 1956 में, अर्थात 1956 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो थीम था वो किस पे आधारित था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें 3 अनुसूची तैयार किया गया। एक प्रथम अनुसूची तैयार किया गया जिसमें 12 उद्योग को रखा गया। दूसरी अनुसूची तैयार किया गया, उसमें 17 उद्योग को रखा गया। और जो तीसरी अनुसूची तैयार किया गया उसमें ये जो पहले और दूसरे अनुसूची में जो उद्योग शामिल नहीं थे उनको रखा गया था। तो ये बात भी याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि प्रश्न पूछ दे। तो भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो वर्ष 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 12 उद्योग थे
द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत 17 उद्योग थे और तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो पहले और दूसरे अनुसूची में उद्योग शामिल नहीं किए थे वो सभी थे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम पारित हुआ। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बात समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए बताइए सर, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलिए किसकी बात कर रहे हैं सर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया है, तो ये किसकी बात कर रहा है, सीबीडी की बात कर रहा है। और अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था, अक्टूबर 1989 में। और अगर जो आपसे ये कोई कहे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आपकी हो जाती है सर 1990 में। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है ना। तो सिबडी का मुख्यालय या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी, आ गई है ना, हाँ ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया, तो अधिनियम पारित किया गया था 1989 में। लेकिन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिबडी की जो स्थापना होती है ये बस एक वर्ष बाद होती है 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। ये 3 प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए तीव्र, ठीक है, चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ये होता है सिड भी होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए तीव्र मतलब आधारभूत एवं भारी उद्योगों पे विकास इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिला, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी, वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना, केबीएस के लिए आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है भैया, देख लीजिएगा, केबीएस का एडमिट कार्ड आ गया है, देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग का एग्जाम प्रयागराज में ही पड़ा है ना। चलिए बताइए
कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये तो आसान सी बात है भाई, आसान सी बात है कि नहीं है? 1992 से लेकर के 1997 तक, 1992 टू 1997, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था सर? इसका थीम क्या था? ठीक है, इसके अंतर्गत निर्देशात्मक योजना प्रणाली अपनाई गई। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी जितने लोग भी बोल रहे हैं 1 अप्रैल 1992, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना से अगर जो आप पंचवर्षीय योजना का आप प्रश्न आपके सामने आ गया है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेना चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि गरीबी उन्मूलन, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या था? समावेशी विकास। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, और जो प्रथम वाली थी वो किस पे आधारित थी? आप मुझे बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? कानपुर में सेंटर खोजना आसान नहीं है। अरे भाई, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले चले जाइएगा, ठीक है? जो ई रिक्शा वाले होंगे या जो ऑटो वाले होंगे वो बता देंगे कि आपका सेंटर कहाँ पे है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जब एडमिट कार्ड आ जाए तब से पूरा कंसंट्रेशन आपका इस बात पे हो जाए कि सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे, इधर उधर सर्च, तो सेंटर तो आपको पता चल जाएगा। बस आप उस जिस शहर में आपका सेंटर पड़ा है उस शहर में आप 3 घंटे पहले पहुंच जाइए। ठीक है, जिस शहर में आपका सेंटर है उस शहर में आप 3 घंटे पहले पहुंच जाइए, आपको सेंटर पता चल जाएगा। अब इस बात के लिए परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं कहाँ होगा सेंटर। हाँ ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। भी पढ़ाई करिए एकदम कंसंट्रेट होके। चले, क्या उत्तर होगा भाई? कि अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापित की लोच की अवधारणा व्यक्त की, किसने व्यक्त किया भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी पुस्तक है? वैल्यू एंड कैपिटल किसकी पुस्तक है? उसी में इन्होंने बताया था। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, हिग्स को। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि हिग्स ने प्रतिस्थापित की लोच की अवधारणा जो दिया वो अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में दिया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन्होंने ये कहा था कि जो प्रतिस्थापन होता है उसका सापेक्षिक माप संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इजी सी बात है, सबको पता होगा कि शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, क्यों आर्थिक लाभ कमाता है भैया? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हैं भैया? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हैं? फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है, इसलिए एक लाइक कर दिया करिए और एक शेयर कर दिया करिए। इट मीन्स कि आप फ्री का ज्ञान नहीं ले रहे, है ना? तो इतना काम जरूर किया करिए। क्या उत्तर होगा? कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ये बोलेंगे। बिल्कुल, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। देखिए कितनी बड़ी थियरी इन्होंने दिया है कि शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वो नवप्रवर्तक होता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। जो नवप्रवर्तक होता है वो लाभ कमाएगा, मतलब जो नए नए आइडियाज को लाएगा वही लाभ कमाएगा, है ना? अब आप ये आइडियाज अपने दिमाग में ला लीजिए कि किस तरीके से स्टूडेंटों को उनके सेंटर तक हम भेज पाएंगे। ठीक है, और एक बढ़िया वेबसाइट बना लीजिए और उनकी व्यवस्था कर दीजिए। तो अगर जो आपका सारा कैलकुलेशन ठीक रहा तो हो सकता है कि भविष्य में चल के साल 2 साल बाद आप करोड़ों रुपए का बिजनेस कर पाए। ठीक है, लेकिन केवल सोचने से नहीं होता है, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। जो पैसा कहाँ से लेंगे आप? बैंक साख से।
ये कौन कहता है? शुम्पीटर साहब कहते हैं। तो लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट को देखिए और रिक्वायरमेंट के आधार पे अपने प्रोडक्ट को सेल करिए, आप जरूर क्या होंगे? सफल होंगे। और यही तो हो रहा है ना आजकल, और क्या हो रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि वर्तमान समय में आज से 10 साल पहले जो कार होती थी ऊपर सनरूफ नहीं आता था, लेकिन किसी ने सोचा कि यार अब कार की सेलिंग कम हो रही है, तो उसने कहा कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई करें जो थोड़ा अलग हो, तो उसने ऊपर सनरूफ बना दिया। अब जिसके पास पुरानी कार है, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए की कार है, उसमें सनरूफ नहीं है, तो वो भी अब पुरानी कार नहीं यूज कर रहा है, नया कार यूज कर रहा है कि भैया थोड़ा ऊपर से खड़े होकर के देखेंगे शहर का माहौल क्या है। ठीक है, तो किसी ने नव परिवर्तन किया तो उसे लाभ मिल रहा है। अगला प्रश्न ये रहा कि जिन लोगों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वे क्या कर सकते हैं? चलिए भैया, ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किए। बताइए। बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे सर जी आर्थिक क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल ठीक है। और कोई भैया? अच्छा ये बताइए कि हम लोग के जो दादाजी थे वो कोई जरूरी नहीं था कि वो इकोनॉमिक्स पढ़े थे, लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कुशलता प्राप्त नहीं किया था? उन्होंने तो लाखों लाखों रुपए बनाए थे, तो वो तो प्राप्त किए थे सर, वो तो प्राप्त किए थे। आर्थिक कुशलता प्राप्त किया जा सकता है। अगर जो आप अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं भी करते हैं और केवल नव परिवर्तन करते हैं, तो भैया आप इजिली क्या करेंगे कि आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन जो सम सीमांत सैद्धांतिक ज्ञान होता है उससे आप वंचित हो जाएंगे। अगर जो आप अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, तो वस्तुओं की कीमतों में अगर जो वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में कमी आएगी। तो जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर जो आपने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है तो आप आर्थिक क्षेत्र में कुशलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कितने सारे लोग हैं, कितने लोग को अर्थशास्त्र आता है, कितने लोग को अर्थशास्त्र आता है? नहीं आता है, बहुत सारे लोग को नहीं आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो आर्थिक क्षेत्र में कुशल नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के जो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं, जैसे अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसके मांग में कमी आएगी, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, क्रेता बाजार की वह स्थिति है जिसमें, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है ना, कितना प्यारा सा प्रश्न है ना। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको ये लगेगा कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्रेता बाजार की वह स्थिति है जिसमें, ये तो आसान सी बात है भाई। ये बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। कुछ महानुभाव भी बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोग बी क्यों बोलेंगे भाई? अरे भैया मांग वो पूर्ति बराबर होगी, ये क्रेता अधिकार की स्थिति थोड़ी होती है, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम देखते हैं ना। और क्रेता अधिकार में क्या होता है कि विक्रेता जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब बेचने वाले बहुत सारे होंगे। ठीक है, बेचने वाले बहुत सारे होंगे, ए बहुत सारे होंगे, लेकिन खरीदने वाला क्या होगा? केवल ये ए होगा। तो ऐसी स्थिति में मांग से अधिक पूर्ति हो तब, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मांग से अधिक पूर्ति अगर जो हो तब ऐसी स्थिति में क्रेता बाजार की स्थिति हो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि मांग से पूर्ति अधिक हो, मतलब वस्तुएं ज्यादा होंगी,
जब क्रेता ज्यादा होंगे सर, सॉरी, जब विक्रेता ज्यादा होंगे तो वस्तुएं ज्यादा होंगी। ए बी सी डी, अगर जो इतने विक्रेता हैं ये दो दो वस्तु भी रखे रहेंगे तो कितना वस्तु हो जाएगा, 8 वस्तु हो जाएगा। और ये खरीदने वाला एक है तो कितना खरीदेगा, 1 से 2 यूनिट खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितनी मांग है उससे ज्यादा पूर्ति हो, ये विक्रेता उससे ज्यादा क्या कर रहे होंगे, पूर्ति कर रहे होंगे। छोटी सी बात है, इतनी इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से प्रवाह चर को अपनाना चाहिए। ये बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए, प्रवाह चर को अपनाना चाहिए। आप कहेंगे सर जी ये प्रश्न कहां से आ गए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रवाह चर से आशय क्या होता है। तो प्रवाह चर का आशय क्या होता है, पहले आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रवाह चर का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो किसी निश्चित समय के संदर्भ में कही जाती है। निश्चित समय, निश्चित अवधि या निश्चित समय, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि गेहूं किराए कंपनी द्वारा वाहनों का स्वीकृतिकरण, ठीक है, मतलब प्रवाह चर में उन चरों को शामिल किया जाता है जो एक निश्चित समय के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने किराए पे मकान ले लिया, आपने कहा कि भैया हमको साल भर रहना है तो हम इतना किराया आपको देंगे। आप एक निश्चित समय के लिए किसी वस्तु को दूसरे से ले लिए और उसको क्या कर रहे हैं, आप किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, गेहूं किराए कंपनी द्वारा वाहनों का स्वीकृतिकरण, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जैसे आप कोर्स को परचेज करते हैं तो अमूमन कोर्स की वैलिडिटी क्या होता है, 1 साल की होती है। वो बात अलग है कि हमारे पास आपको लाइफ टाइम की मिलती है, तो वो भी 1 वर्ष की अवधि के लिए अगर जो आप कोर्स परचेज करेंगे तो वो भी प्रवाह चर के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन मैं तो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी देता हूँ तो वहां पे प्रवाह चर की बात नहीं होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गेहूं बोने के लिए उपलब्ध जमीनी, नहीं भैया, ये तो ऐसा हो सकता है ना कि ये स्वामी खुद ही कर रहा हो, ये स्वामी खुद ही कर रहा हो। यहाँ पे स्वीकृति की बात आ रही है, मतलब कोई किसी को दे रहा है, स्वीकृति कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये निम्न में से सामान्य लाभ को परिभाषित करता है। सामान्य लाभ क्या परिभाषित करता है भैया, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, सामान्य लाभ परिभाषित करता है। चलिए, ये अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को आपने अगर जो पढ़ा होगा ठीक तरीके से तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, विकास कुमार मिश्रा जी, प्रियम मिश्रा जी, लाल बहादुर जी, शोभा जी, सुनीता तिवारी जी, सुमन जी, राधिका जी, शोभा जी, दृष्टि जी, सदानंद जी, अंकिता जी, अनिल जी, ठीक है, राजन सिंह जी, तस्नीम खान जी, अर्चना साके जी, सुरेंद्र सिंह जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग। तो भैया बहुत इजी सी बात है। कुछ लोग कहेंगे सर जी MC इज इक्वल टू MR होता है। नहीं भैया, सामान्य लाभ अगर जो स्पेसिफिकली बात करे तो ये सामान्य लाभ ऐसा लाभ होता है, लाभ का वह स्तर होता है जो एक फर्म को वर्तमान में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे 10 रुपए लगा के आपने कोई एक फर्म खड़ा किया, आप उत्पादन कर रहे हैं, तो अब 10 रुपए आप लगाए हैं, महीने में अगर जो आपको 1 रुपए भी लाभ मिलेगा तो आप ये कहेंगे चलो भैया 1 रुपए लाभ तो कम से कम मिल रहा है ना, अपने जेब से तो नहीं जा रहा है ना। हो सकता है कि भविष्य में चल करके हमारा जो फर्म है वो लाभ कमाने लगे, तो कम से कम इतना लाभ मिले कि वो वर्तमान उद्योग में बना रह सके। तो लाभ का वह स्तर जो एक फर्म को वर्तमान में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न रहा
कि सीमांत लागत निकालने का सूत्र होता है। आज के सेशन में आपको बहुत मजेदार मजेदार प्रश्न देखने को, ठीक है। ठीक है, आज बेसिकली कुछ प्रश्न ऐसे भी मैं लाया हूं जो आपके केवीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और पक्का आप देखिएगा, मतलब जब भी आपका एग्जाम है, इधर से जो मैं सेशन लेके आ रहा हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको केवीएस में जरूर और जरूर देखने को। क्या उत्तर होगा भाई? सीमांत लागत निकालने का सूत्र क्या होता है? MC इज इक्वल टू TC अपान Q। और कोई? बिल्कुल ठीक है सर, देख लीजिए, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। इतना सुंदर कर रहे हैं ना कि माइनस कितना हो जाएगा? -0.5 0.25 जो है वो आपका नंबर कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तो अब भैया ये ऋणात्मक पद्धति हटा दिए हैं, लेकिन और कोई एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी में भी नहीं है तो आपका नंबर कितना कम हो जाएगा? 0.25। जो लोग भी डी कर रहे हैं इनका उत्तर गलत हो जाएगा। जितने लोग भी सी करेंगे कि MC इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा TC अपान डेल्टा Q। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये जो डेल्टा है ना सर, ये डेल्टा क्या प्रदर्शित करता है? ये परिवर्तन की दर को बताता है, ठीक है। किसकी बात करता है? परिवर्तन की दर की बात करता है। और TC क्या है? TC जो है दोस्तों, ये क्या है? कुल लागत हो गया। और Q क्या है भैया? Q जो है ये है आपका कुल उत्पादन, ठीक है। ये Q क्या है? कुल उत्पादन है। तो याद रखिएगा कि सीमांत लागत निकालने का जो सही सूत्र है MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपान डेल्टा Q। और डेल्टा जो है वो क्या इंडिकेट करता है? ये परिवर्तन की दर को इंडिकेट करता है। और TC जो है ये कुल लागत को इंडिकेट करता है। और Q जो है ये उत्पादन को, कुल उत्पादन को इंडिकेट करता है। तो अब आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। कुछ महानुभाव कहेंगे सर ये डेल्टा से डेल्टा कट नहीं जाएगा कुछ कहेंगे सर डेल्टा से डेल्टा काट दीजिए और फिर ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए। हाँ, ये संभव है कि नहीं? डेल्टा से डेल्टा को कट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये भी तो संभव है। ये देखिए कितना आसान सा प्रश्न आ गया कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लागत के लागू होने का कारण क्या है? चलिए भैया बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डेविड रिकार्डो साहब आ गए हैं। अच्छे से इनको करिए कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लागत के लागू होने का कारण क्या है? भूमि की उर्वरकता के बीच अंतर, ठीक है। तो रिकार्डो साहब क्या कहते हैं कि जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है। कुछ भूमि ज्यादा उर्वरक होते हैं, अर्थात ये ज्यादा उपजाऊ होते हैं तो ये ज्यादा लगान देते हैं। कुछ भूमि कम उपजाऊ होते हैं, अर्थात ये कम उर्वरक होते हैं, ये कम लगान देते हैं। जैसे आप गांवों में रहते हैं तो देखा होगा कि जो तालाब होता है ना, उस तालाब को आप देखेंगे तो जो तालाब का इस्तेमाल कर रहा है वो आपको साल भर में क्या करेगा? 2-4 हजार रुपए दे देगा और मछली का पालन करेगा। लेकिन अगर जो आपके पास सतही भूमि है जहाँ पे गेहूं चावल आप उगा सकते हैं, उसकी कीमत क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यही बात करते हैं हमारे रिकार्डो साहब। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है सर, सुमेलित कर दीजिए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। गोसेन का प्रथम नियम कभी भूलेगा क्या? कभी भूल नहीं सकता यार, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो गोसेन का प्रथम नियम या गोसेन का द्वितीय नियम कभी भूल ही नहीं सकता है। ग्रेसम का नियम कभी भूल ही नहीं सकता है। वैगनर साहब का नियम कभी नहीं भूल सकता है, ठीक है। तो गोसेन साहब का प्रथम नियम क्या है?
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताते हैं क्वेश्चन साहब, क्या कहते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी क्या होती है, कम होने लगती है। ग्रेसम साहब का नियम सर आप बताइए मुझे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मुद्रा का चलन, ठीक है, मुद्रा का चलन, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं ग्रेसम साहब, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। याद आया कि नहीं आया। वैगनर साहब की बात करें तो ये किसकी बात करते हैं, मांग की पूर्ति की बात करते हैं। और वैगनर का नियम इसमें कुछ मिसप्रिंट दिया है यहाँ पे। वैगनर का नियम कैसे नहीं, ये मांग की पूर्ति क्या कैसे हो जाएगा भैया, वैगनर का तो सीमांत उपयोगिता का नियम है ना, ये वैगनर का मांग पूर्ति कैसे हो जाएगा। तो मांग व पूर्ति, आप अपने कॉमन सेंस को लगाइए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे से होना चाहिए, वैगनर के जगह पे क्या होना चाहिए सर, से होना चाहिए। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैगनर है ये मिसप्रिंट दे दिया है। मांग व पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे जेबीसी साहब ने दिया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है, वैगनर नहीं होगा, यहाँ पे जेबीसी से होंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, 3, 2, 1 और 4, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो अब आपको ये बात भी कैच कर लेनी चाहिए सर, मांग व पूर्ति का सिद्धांत से साहब ने दिया, तो ऐसी स्थिति में आई वैगनर जो है ना, इनको मिसप्रिंट कर दिया गया है। अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, चलिए कि पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी दशा है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी दशा है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है। कोई गलत करेगा, कोई गलत करेगा, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोलिए यार, ए और सी होना चाहिए, और क्या, डी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, क्यों भाई, डी क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता वह है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में लागू नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या किया है, पूर्ण प्रतियोगिता शब्द दे करके क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, और फिर यहाँ पे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता देके कंफ्यूज किया है। अब कंसंट्रेट होके अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या लगेगा, ये लगेगा कि अरे भैया ये पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक रूप उत्पादन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता को पूछ रहा है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दोस्तों आपको पता होगा कि समरूप उत्पादन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि उत्पादन फलन की एक कोटि समझाती है तो निम्न में से क्या सत्य है। अब जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सर, जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आप पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 1 के पढ़े होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के पढ़े होंगे, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 के पढ़े होंगे। ये 3 कंडीशन आप पढ़े होंगे, ये 3 कंडीशनों को आपने पढ़ा होगा। तो इन्हीं तीनों में से किसी एक कंडीशन को ये पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि यदि उत्पादन फलन की एक कोटि समझाती है तो पैमाने के प्रतिफल क्या होंगे,
स्थिर होंगे तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन है, पहला वाला है। और ये जो दूसरा वाला कंडीशन होता है, इसमें बढ़ते हुए प्रतिफल की बात होती है, बढ़ते प्रतिफल की बात होती है, प्रतिफल की बात होती है। और जो तीसरा है, इसमें क्या होता है, घटते प्रतिफल की बात होती है। ये सारी चीजें दोस्तों मैं सब विस्तार से आप लोग को एप्लीकेशन पे पढ़ाया हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, आपसे बस मैं यही कहूंगा कि आप एप्लीकेशन पे क्लास को ठीक तरीके से बार बार रिवाइज करते रहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको और अच्छी अच्छी चीजें वहां पे समझ में आएंगी, देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सीमितता जो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है। सीमितता, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब सीमितता ये शब्द भारत में कहां पे यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास पेट्रोल की सीमितता है, पेट्रोल के खादान जो है हमारे पास वो कम है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की सीमितता है हमारे पास, इसलिए हम क्या करते हैं कि दूसरे देशों से पेट्रोल को हम आयात करते हैं, ठीक है, दूसरे देश से पेट्रोल को हम आयात करते हैं। 80% पेट्रोलियम हम क्या करते हैं दोस्तों, आयात करते हैं, और 20% हमारे पास एक तरीके से कैसे भी करके हम 20% योग्य, मतलब अपने उपभोग के कुल 20% अपने ही देश से निकाल लेते हैं। तो भैया देखिए, पेट्रोल की सीमितता है, तो सीमितता का आशय क्या हो जाएगा सर, कि आवश्यकताओं के मुकाबले साधन जो होंगे वो सीमित होंगे, ठीक है, मतलब हमारी आवश्यकताएं बहुत है लेकिन हमारे पास साधन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल सभी को यूज करना है लेकिन पेट्रोल है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। सर जी स्टैटिक्स का भी कुछ क्वेश्चन लाइए प्लीज। अरे भैया स्टैटिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन लाता तो हूँ, चलिए ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टैटिक्स का ही प्रश्न है। चलिए बताइए, बेसिकली देखिए बीच बीच में चीजें आपको मिलती रहती हैं। अब जो रेशियो आपके एग्जाम में बनता है उसी रेशियो से मैं करवाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तो जो रेशियो आपके एग्जाम में होता है, जैसे आप पीसीटी का पेपर उठा लीजिए, आप टीजीटी का पेपर उठा लीजिए, तो जो रेशियो आपका पूछा जाता है स्टैटिक्स का, वही मैं बताता हूँ, उसी रेशियो से मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ऑप्शन नंबर, सभी लोग बी क्यों बोल रहे हैं भाई, सभी लोग बी बोल रहे हैं क्यों, बी क्यों बोल रहे हैं, कोई महानुभाव ए वाले नहीं है। 2% से वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, मांग कम होगी, कितना, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। देखिए पूर्ण वेलोचदार मांग की स्थिति में, ठीक है, जब की स्थिति में जब की मात्रा 2% से बढ़ती है तो मांग कितनी कम होगी। अरे भैया जब पूर्ण बेलोचदार है मतलब जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, अगर जो माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए 3 रुपए कर दी जाए, या नमक की कीमत 20 रुपए पर केजी अभी है, इसको 100 रुपए पर केजी कर दिया जाए तो भी आपके उपभोग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नेसेसरी वस्तु है, इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है, बिना नमक के सब्जी कैसे लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, बेलोचदार होता है, तो इससे मात्रा में कमी या बेसी का कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में मांग जो कम होगी वो 0%, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है, उत्पादन की कुल लागत किसके बराबर होती है, ये तो आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा। उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं और जब एग्जाम करीब आता है, जैसे अभी केबीएस का एग्जाम आया है,
तो मतलब क्लास छोड़ करके वो कोई और मनोवृत्ति बना लेते हैं और किसी और तरीके से स्ट्रेटजी अपनी अपना लेते हैं। भैया इतना क्वेश्चन किया गया है, इतना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किया गया है, चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, ठीक है, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। लेकिन आप फिर बना लेते हैं कि नहीं अब एग्जाम करीब है, तो हमारी हमारी जो मित्र है टीना, वो पढ़ रही है ये किताब, ठीक है, तो जो टीना पढ़ रही है, टीना ने कहा हाँ मैं ऐसी तैयारी कर रही हूँ, अब तुम भी ऐसे ही तैयारी करो। तो जो आपने एक रास्ता बनाया था मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस रास्ते को आपने छोड़ दिया और उस रास्ते को छोड़ के आप दूसरे रास्ते पे चले गए, तो अब थोड़ा घुमावदार हो जाएगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना। तो कभी भी मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेक्शन लेने, जो भी सिलेक्शन लेता है कभी भी वो किताब ना छोड़िए जिस किताब पर आपको सबसे ज्यादा कमांड है, उस किताब को रेगुलर पढ़िए। सब आता है उस किताब में से, लेकिन फिर भी उसको पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना होगा। कहीं पे भी अगर जो आप क्लास ले रहे हैं तो उस क्लास को आप तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बीच से अगर जो आप भाग रहे हैं ना, तो फिर ना आप इधर के होंगे ना फिर आप उधर के होंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है स्थिर लागत, और दूसरा क्या होता है? परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत में आपके क्या आते हैं सर? स्थिर लागत में आपके कच्चे माल आते हैं, ठीक है, प्लस क्या आ जाएंगे? श्रमिक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये श्रमिक आ जाएंगे, है ना। उसके बाद परिवर्तनशील लागत में आपकी टेक्नोलॉजी और भी जो आप अपग्रेड करेंगे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच बराबर है। अब केबीएस का ये टॉप प्रश्न है, केबीएस में टॉप क्वालिटी का ये प्रश्न है। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर होगा? एक 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 सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? सभी लोग सी बोल रहे हैं। और कोई मध्य की बात कर रहा है सर? कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो कुछ याद आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या होता है? E इज इक्वल टू इनफाइनाइट सबसे ऊपर, उसके बाद क्या होता है? E ग्रेटर देन 1 के, फिर क्या होता है? E जो होता है इज इक्वल टू 1 के होता है, फिर क्या होता है? E जो होता है वो लेस देन 1 के होता है, और यहाँ पे E जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये मध्य मांग की लोच की बात कर रहा है, ठीक है। तो जितने लोग भी मध्य में क्या आएगा? यही तो आएगा ना भैया, दो इधर से छोड़िए दो इधर से छोड़िए, बीच वाला तो यही है। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जितने जितने लोग भी सी बोल रहे हैं अर्थात 1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। ऊपर वाला इनफाइनाइट होता है और नीचे वाला 0 होता है, मतलब इनफाइनाइट को याद रखिए, ऊपर वाले को, नीचे वाले को 0 याद रखिए और बीच वाले को 1 याद रखिए, ठीक है। अगला, उत्पादन के साधन को क्रय करने के लिए एक फर्म जो लागत वहन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? एक लोगों ने आज हमसे पूछा कि सर ये बताइए कोर्स ले लेंगे तो सिलेक्शन की पक्का गारंटी है ना? और मैं बहुत सारा क्लास लिया हुआ था, अब मैं कैसे बताऊं? इतनी सारी चीजें हर जगह चल रही हैं, मतलब जो कोर्स ले लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अरे भाई, कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी, मैं बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। जब आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो आप सिलेक्शन कैसे आपको मिलेगा? मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स को पढ़िए, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट को पढ़िए, सब कुछ फॉलो करिए। अगर जो आपके एग्जाम में उससे बाहर कोई कुछ पूछता है तो आप हमसे बताइए,
आप हमारे एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, उससे बाहर कोई कुछ पूछे तो आप हमको बताइए, ठीक है। कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोग रेगुलर मेहनत करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं है कि 5 दिन मेहनत करेंगे और फिर खत्म, एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा। जो रोज मेहनत करता है, सब्जेक्ट एक है और हम लोग रोज उसी पे काम कर रहे हैं, तो भाई कहाँ से प्रश्न आएंगे। और जिंदगी में गारंटी जो है ना, वो बस एक चीज की है, पूरी जिंदगी में केवल एक चीज की गारंटी है, और वो गारंटी ये है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा, और किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। बस गारंटी ये है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन क्या हो गया, उस दिन ये लिख दिया गया कि आप पैदा हो गए तो आपकी मृत्यु भी होगी। बस एक गारंटी है, और जिंदगी में किसी चीज की गारंटी नहीं है। बस ये रंगमंच है। आप अपने आप अपने रोल को अगर जो ठीक तरीके से निभाएंगे तो आप ठीक तरीके से जिंदगी को जी पाएंगे, अगर जो ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे तो नहीं जी पाएंगे। एक दिन क्या होगा, सर्कस का पर्दा गिर जाएगा, फिर पीछे लोग याद करेंगे, हाँ यार अच्छा था बुरा था, अच्छा था बुरा था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उत्पादन के साधन को क्रय करने के लिए एक फर्म जो लागत वहन करती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसे हम अस्पष्ट लागत के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसमें क्या आता है, कच्चा माल आता है, कच्चा माल। और उसके बाद क्या आता है सर, कच्चे माल के साथ इसमें क्या आता है, श्रमिक भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जब उत्पादन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले श्रमिक चाहिए, श्रमिक के बाद आपको कच्चा माल चाहिए, आपको फिर क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो इसे हम क्या करते हैं, स्पष्ट लागत के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं। इसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको मिनिमम ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसे स्पष्ट लागत बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन के साधन की मांग होती है, क्या उत्तर होगा भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, उत्पादन के साधन की मांग होगी। क्या मेहनत करना है, सभी तो दिया है, उपरोक्त तो सभी दिया है, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सभी होता है। बिल्कुल ठीक है। उत्पादन की मांग, उत्पादन के साधन की जो मांग होती है उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्यों व्युत्पन्न मांग कहते हैं, क्योंकि व्युत्पन्न मांग इसलिए कहते हैं कि उत्पादन के साधन की ये सीमांत उत्पादकता पे निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, टी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उत्पादन के साधन की मांग जो होती है वो व्युत्पन्न साधन की मांग होती है, क्योंकि ये किस पे निर्भर करती है, उसके सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्भर करती है, और ये अन्य आदानों की मात्रा पे भी निर्भर करती है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा भैया वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि डी उत्तर कर दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, व्युत्पन्न मांग इसीलिए तो होता है कि ये सीमांत उत्पादकता के ऊपर निर्भर करता है, और क्या। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक्स से वस्तु की कीमत 10 है, 200वीं इकाई की बिक्री से सीमांत आगम होगा, क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डी सभी लोग बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब जो पढ़ा नहीं होगा वो क्या कहेगा, जो ए आर इज इक्वल टू एम आर नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, वो करेगा 10 बी 200/10, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा,
उसका उत्तर 20 आ जाएगा। और फिर सोचेगा कि 20 में क्या किया जाए, तो 20 में क्या किया जाए कि ये सब ऑप्शन आ जाए, तो फिर 20 में क्या कर देगा, 200 का गुणा कर देगा। ठीक है, अब फिर कहेगा कि यार ये नहीं आ रहा है, तो फिर वो हो सकता है 10 का गुणा कर दे, तो वो कहेगा कि सर जी बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन अगर जो आपने ए आर इज इक्वल टू एम आर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अगर जो कीमत 10 है तो इसका सीमांत आगम भी क्या होगा, 10 होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे, तो फिर एग्जाम में बैठाने का प्रयास करेंगे कि कैसे गुणा भाग कर दिया जाए ताकि चीजें बैठ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर के होता है, अर्थात वस्तु की कीमत अगर जो 10 दी है तो इसका सीमांत आगम भी क्या होता है, 10 ही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। नोट्स को आराम से पढ़िए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट देख दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टीजीटी मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी सारे बैचेस चल रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी फीस 2500 रुपए होने वाली है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा, आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, क्यों भाई? सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि वस्तु की स्वयं की कीमत को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मांग और कीमत में उल्टा संबंध अर्थात विपरीत संबंध देखने को मिलता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में उसको स्थिर नहीं माना जा सकता है, तो स्थिर हम किसको नहीं मान सकते हैं, वस्तु की स्वयं की कीमत को। क्योंकि भैया मांग में और कीमत में क्या होता है, उल्टा संबंध देखने को मिलता है। अगर जो कीमतों में कमी आ रही, कीमतों में अगर जो कमी आ रही है तो भैया मांग बढ़ेगा, मांग में कमी आ रही है तो अगर जो कीमतों में कमी आ रही है तो मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ट्रेड ऑफ परिभाषित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। YouTube पे आज क्लास मेरी लाइव नहीं आ रही है, मतलब लाइव दिखा नहीं रहा है क्या उस डैशबोर्ड पे? दो लोग मैसेज कर रहे हैं, सर जी क्लास आपकी दिखाई नहीं दे रही है YouTube पे। क्या भाई? दो लोग कह रहे हैं सर क्लास, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर क्लास दिखाई नहीं दे रही है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, दिखाई दे देगा। क्या उत्तर है रे भाई? ट्रेड ऑफ परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है सर? बिल्कुल ठीक, ट्रेड ऑफ जो होता है वो आप इकोनॉमिक्स में देखिए, कितनी अच्छी बात है ना कि ट्रेड मतलब क्या, व्यापार। ठीक है, ठीक है, और ऑफ हो जाना मतलब नहीं होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा, है ना। ट्रांसलेट कर दिए, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिए। कितने होनहार लोग हैं, है ना। अरे भैया, अगर जो आप फिलिप्स साहब को पढ़े होंगे, फिलिप्स साहब को आप पढ़े होंगे, तो वहां पे ये शब्द जरूर आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ जो होता है वो बेसिकली परिभाषित करता है एक्स के लिए वाई की प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया?
ठीक है, जैसे कि फिलिप साहब क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में ट्रेड ऑफ पाया जाता है। फिलिप साहब को आप पढ़े होंगे तो फिलिप साहब अपने शब्दों में ये बोलते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में ट्रेड ऑफ पाया जाता है, मतलब एक्स के लिए वाई की प्रतिस्थापन दर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे इतना तो अंग्रेजी हमने पढ़ा ही है कि ट्रांसलेट कर देंगे, इतनी इंग्लिश तो पढ़ी है कि ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? इंटर में इंग्लिश बहुत अच्छी थी हमारी, बाद में ग्रेजुएशन करने लगे तो वीक हो गया, है ना। चलिए, कि यह परिकल्पना करते हुए एक उपभोक्ता वाई व जेड वस्तु से उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, जेड वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बढ़िया सा प्रश्न है। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर? एक एम यू इसमें डिमोटिवेट होने की क्या बात है? इसमें डिमोटिवेट होने की बात क्या है? जो लड़ता है वही तो वो करता है ना, सीखता है। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं? ठीक है, तो इसमें डिमोटिवेशन की कोई बात ही नहीं, गलती सबसे होती है ना, गलती सभी से होती है, जितने लोग हैं सबसे गलतियां होती है। चलिए बताइए कि यह परिकल्पना करते हुए कि एक उपभोक्ता वाई व जेड वस्तु से उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, जेड वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो सीमांत उपयोगिता का आवश्यक शर्त क्या होता है सर? यही तो होता है एम यू वाई अपान पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपान पी जेड। पी क्या इंडिकेट करता है भैया? पी क्या इंडिकेट करता है? कीमत को, वाई की कीमत को, और ये वाला जेड की कीमत को। और एम यू क्या इंडिकेट करेगा? सीमांत उपयोगिता वाई की सीमांत उपयोगिता को, और एम यू जेड जो है वो जेड की सीमांत उपयोगिता को इंडिकेट करेगा। चलिए सर बताइए, तो ये क्या कुछ कर है कि एम यू वाई मतलब वाई ये वाला है ना सर, वाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है यहाँ पे? अच्छा, सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 6 है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता 6 है। कीमत प्राइस कितनी है इसकी? प्राइस कितनी है? 18 है ना, प्राइस जो है 18 है। और फिर एम यू जेड अर्थात सीमांत उपयोगिता, जेड की सीमांत उपयोगिता इसी को पूछ रहा है, तो इसको x इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, फिर सीमांत उपयोगिता जेड वाली पूछ रहा है, और फिर कीमत इसका क्या होगा सर? कीमत इसका जो होगा वो 45 हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर क्या आएगा? 36 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 45/3, तो 15 तिया 45, तो ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग भी सी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। मजा आया? मजा आना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा कि वह अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अगर जो एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, सॉरी एम यू एक्स अपान एम यू वाई, गलत हो जा रहा है, एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपान पी जेड। अगर जो आपको इसमें पता है, ठीक है, तो आप पी क्या इंडिकेट करता है? प्राइस को इंडिकेट करता है, और एम यू क्या इंडिकेट करता है? सीमांत उपयोगिता को इंडिकेट करता है। ये बात आपको पता थी तो बच्चों वाला प्रश्न था, नहीं पता है तो 5 घंटे का भी आपको समय दे दिया जाएगा, तो और किताब भी दे दिया जाएगा, तो आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला प्रश्न ये रहा, बी सभी लोग बोल रहे हैं किन्स वह अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। किसको नहीं मिला भाई? किन्स साहब को नहीं मिला। अच्छा भैया, किन्स को क्यों नहीं मिला भाई? इतनी सारी थियरी इन्होंने दिया, ठीक है।
ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वो अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, वो कौन से हैं? हमारे किन्स साहब हैं, इनको नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। फ्रीडमैन साहब को मिला है, लुइस को मिला है और स्टिगलर को मिला है। अगला, चलिए, कि अंतर्विहित राष्ट्रीय आय और स्फीति जिस प्रकार के कीमत सूचकांक की प्रतिनिधित्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विकास कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं सर जी अच्छा हुआ नहीं मिला। नहीं भैया, बहुत महत्वपूर्ण है लोग, ये लोग, है ना। बताइए भाई। लास्ट पेयर्स का सूचकांक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय स्फीति का जिस प्रकार के कीमत सूचकांक का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस प्रकार के सूचकांक को हम लोग लास्ट पेयर के सूचकांक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? कि रोजगार की वह स्थिति जिसमें कृषि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है कहा जाएगा। कोई महानुभाव है जो इस प्रश्न का उत्तर गलत करेगा? कोई नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा भैया। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में अधिकतम देखने को मिलती है। और इसमें ये होता है कि दो लोग उत्पादन में संलग्न होंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा जितना 4 लोग लग जाएंगे तो उत्पादन होगा। तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे रहते हैं उनको क्या होता है? लगे तो रहते हैं कि हाँ हम रोजगार में संलग्न है, खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके लगे रहने या ना लगे रहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह है। बढ़िया प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है ट्रेड ऑफ। शब्द यहां भी आपने जरूर पढ़ा होगा, थोड़ा सा मेमोरी में रिकॉल करिए। ट्रेड ऑफ आपने यहां भी पढ़ा होगा जब बेरोजगारी की प्राकृतिक दर को आप पढ़ रहे होंगे। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सी डी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इतनी सारी गलतियां क्यों हैं भाई? कुछ कह रहे सर जी ये संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम है। कितना बढ़िया कॉमन सेंस लगाते हैं ना। एग्जामिनर भी इसीलिए दिया है। एग्जामिनर भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी भी इसीलिए दिया है कि आप इस चीज को देखें। हैरड डोमर मॉडल को पढ़ा है? पढ़ा है? अगर जो पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर है जो संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम है। अरे नहीं भैया, पूर्ण रोजगार पर जो प्रचलित है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर होती है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रचलित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी की दर अगर जो इससे नीचे होगा तो स्फीति क्या होगी? कम होगी। अगर जो ऊपर होगा तो स्फीति क्या होगी? बढ़ जाएगी। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निवेश गुणक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए सर बताइए, निवेश गुणक किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है? बढ़िया सा प्रश्न, थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी ही तो है।
क्लास आपकी है, लाइव स्टडी इलाहाबाद आप ही का है ना। तो थोड़ा लाइक किया करिए, थोड़ा शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि 2 घंटे की क्लास मैं रोज लेता हूँ, फिर भी एक लाइक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निराशा लगता है ना। और ये ऐसा नहीं है कि आपके लाइक करने से उससे कोई बहुत बड़ा इनकम हो जाए, ठीक है। इनकम के लिए तो मैंने मोनेटाइजेशन वैसे ही ऑफ करके रखा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत पैसे के लिए आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने पड़े, प्रचार देखने पड़े, ठीक है। तो मैं वैसे ही मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन होता है उसको ऑफ रखा है। तो यह कोई प्रचार उचार नहीं आएगा, आप इत्मीनान से क्लास को देखिए। बस आप एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निवेश गुणक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर, निवेश गुणक क्या होता है सर? 1 इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, ठीक है। और MPC इज इक्वल टू क्या होता है? MPC इज इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y होता है। ये बात पता होगा। तो ऐसी स्थिति में यही MPC का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपान 1 माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा Y। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो निवेश गुणक को निकालने के लिए दोस्तों 2 सूत्र है। K इज इक्वल टू एक होता है 1 अपान MPS, ठीक है, और दूसरा होता है 1 अपान 1 माइनस MPC, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस फॉर्म में देना है तो MPC वाले का इस्तेमाल करेंगे। MPC इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा C अपान डेल्टा Y। और जब इसको इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? कहाँ पे गया? बी है ना। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 अपान 1 माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा Y। और क्या है भैया? 1 अपान 1 माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा Y, 1 अपान, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसमें बी और डी दोनों सही है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने बैठिएगा इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, अगर जो ऑप्शन 2 ऑप्शन सही है, एक प्रश्न के 2 ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन पहले होता है उसी ऑप्शन को टिक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि एग्जाम जब काफी आपकी चेक होती है तो वहां पे पहला ऑप्शन होता है, उसी के लिए अंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो बी और डी ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कोई एक सही है तो आप ऑप्शन नंबर बी को ही सही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉपी का इवेल्युएशन जब होगा तो आपको अंक जो होंगे वो इसी नंबर पे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप डी कर देंगे तो आप का उत्तर सही होते हुए भी आपको अंक नहीं मिलेगा डी पे, ठीक है। तो आपको बी ही टिक करना है। अगर जो 2 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है तो पहला वाला जो है उसको राइट करना चाहिए। अगला, चलिए, कि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण समग्र मांग में भी वृद्धि उतनी ही वृद्धि हो जाएगी यदि क्राउडिंग आउट प्रभाव। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? सबको पता होना चाहिए भैया। बिल्कुल ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो जब सरकार के व्यय ज्यादा हो, सरकार के, ध्यान से देखिए, सरकार के व्यय में अगर जो वृद्धि होती है तो निजी निवेश में क्या आती है? निजी निवेश में कमी आ जाती है। क्यों आती है भैया? क्राउडिंग आउट इफेक्ट के अंतर्गत हम यही तो पढ़ते हैं ना कि अगर जो सरकार व्यय ज्यादा कर रहा है, सरकार ज्यादा खर्च कर रहा है तो निजी निवेश में कमी आएगी। अगर जो सरकार ज्यादा व्यय कर रहा है तो ये लोगों पर क्या करेगा? ज्यादा कर लगाएगा, ज्यादा टैक्स लगाएगा। तो जब टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा तो जो निजी निवेश है उसमें कमी आ जाएगी। यही तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। तो जितने लोग भी सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण समग्र मांग में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी यदि क्राउडिंग आउट प्रभाव हो, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न को, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। तो सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण समग्र मांग में भी उतनी वृद्धि हो जाएगी यदि क्राउडिंग आउट प्रभाव जो होगा वो शून्य होगा। अरे भैया 100% आप कैसे कह रहे हैं? 100% कैसे हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे समग्र मांग की बात हो रही है सर, और समग्र मांग में क्या होता है? मांग व पूर्ति प्रभावित होती है। तो यहाँ पे तो केवल निजी निवेश की बात होती है ना, इसमें क्राउडिंग आउट इफेक्ट में केवल निजी निवेश की बात होती है ना सर। तो ऐसी स्थिति में क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी वृद्धि होगी। तो सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण समग्र मांग में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी यदि क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो डी होना चाहिए। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये कहता है कि अगर जो सरकार अपने व्यय में निरंतर वृद्धि कर रहा है तो व्यय करने के लिए पैसा चाहिए, आय चाहिए। आय प्राप्त करने के लिए सरकार टैक्स में वृद्धि करेगा, और जब टैक्स में वृद्धि करेगा तो जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनकी निवेश में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो पैसा वो निवेश कर सकते थे वो पैसा अब वो एज अ टैक्स के रूप में पे कर देंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, हिग्स हैंसन का आईएस वक्र बताता है। ये एक बार नहीं बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिग्स हैंसन का आईएस वक्र हमें क्या बताता है। चले दोस्तों, कृपया करके थोड़ा सा वीडियो को लाइक और जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, मेरे तरफ से वो हर संभव प्रयास किया जाएगा जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको स्ट्रांग बनाए, जो आपको बेहतर बनाए। मेरे तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा, ठीक है। मेरा बस उद्देश्य ये नहीं है कि आप आए पढ़ें, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि हर तरीके से आप खड़े हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मान लीजिए एक दो प्रश्न बीच बीच में गलत हो रहे हैं, ये प्रश्न पेपर में आ गए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना। और कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि अगर जो 2 4 10 प्रश्न भी इधर उधर कर दिए अपने क्षमता के बाद, तो फिर चीजें इधर उधर हो सकती हैं, है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सबको पता होगा यार, कोई गलत नहीं करेगा। सभी लोग भी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। बहुत बार बताया हो कि हिग्स हैंसन का आईएस वक्र जो है हमें अर्थव्यवस्था के वास्तविक संतुलन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हिग्स हैंसन का आईएस वक्र बताता है अर्थव्यवस्था में वास्तविक संतुलन को, बिल्कुल सही है। और देखिए, कभी भी क्वेश्चन गलत हो रहा है ना तो आप परेशान ना होइए, ठीक है। क्योंकि आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो क्या है कि वाकई में मतलब जो ऐसा भी हो सकता है कि पीजीटी के स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई है, लेकिन कौन जानता है कि आने वाले एग्जाम में पीजीटी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दे, है ना। तो आप जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो आपसे गलत होते हैं ना, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रश्न होते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं। तो ये नहीं है कि वो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो भैया परेशान होने की जरूरत है। अरे ठीक है, नहीं आ रहे हैं, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होइए। आप ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो एक दो क्वेश्चन बीच में गलत हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सबसे होता कि यदि नियोजित निवेश की अपेक्षा नियोजित बचत अधिक है तो उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है सर। डी वाले महानुभाव और ए वाले महानुभाव बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इतने लोग भी डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। अति अति सुंदर। तो अरे भैया, अगर जो निवेश की अपेक्षा बचत ज्यादा होगा तो भैया जब आप पैसा अपने जेब में रखेंगे, बचत करेंगे, तो निवेश कम करेंगे। जब आप बचत कम करेंगे तो जब पैसा जेब में रखेंगे तो उस पैसा को आप मार्केट में लगाएंगे नहीं, तो आपका निवेश कम हो जाएगा ना सर। जब बचत ज्यादा करेंगे तो निवेश भी कम हो जाएगा। तो इजी सी बात है, घटेगा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि वह वक्र जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को बताता है उसे जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई।
लोफर वक्र है क्या? हम्म, क्या बोल रहे हैं? सभी लोग भी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, बिल्कुल। तो दोस्तों, वह वक्र जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को बताता है वो है फिलिप्स वक्र। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, फिलिप्स वक्र बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और ट्रेड ऑफ की अवस्था यही फिलिप्स साहब बताते हैं। ठीक है, ट्रेड ऑफ की अवस्था भी यही फिलिप्स साहब बताते हैं बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संदर्भ में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, चलिए भैया बता दीजिए कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 3,000 है, सकल निवेश की मात्रा 1,000 है एवं विशुद्ध निवेश की मात्रा 200 रुपए है तथा परोक्ष कर जो है वो 400 है, तब पूंजी उपभोग बराबर होगा। पता है, 80% लोग इस प्रश्न को देखना नहीं चाहेंगे। वो एक पल के लिए, अगर जो पेपर में आ गया ये प्रश्न, आया हुआ ही प्रश्न है, तो 80% लोग जो एग्जाम दे रहे होंगे वो एक बार इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेंगे। 3,000, 1,000, 400, 200 दिया है, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। वो देखेंगे ही नहीं इस प्रश्न को, कहेंगे नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो बढ़िया करके आएगा। और इस प्रश्न को आप अगर जो अच्छा करेंगे तो आप हजारों लोगों से आगे कंपटीशन में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर होगा भैया? पूंजी उपभोग पूछ रहा है, तो पूंजी उपभोग क्या होता है? एकल निवेश माइनस विशुद्ध निवेश। ठीक है, तो पूंजी उपभोग इज इक्वल टू क्या होता है? ये पूंजी उपभोग पूछ रहा है, तो पूंजी उपभोग इज इक्वल टू क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बोल रहे हैं एकल निवेश, ठीक है, सॉरी एकल नहीं, सकल निवेश, सकल सकल निवेश, और उसमें से माइनस हम कर देते हैं विशुद्ध निवेश को। विशुद्ध विशुद्ध निवेश को हम माइनस कर देंगे। तो एकल कितना दिया गया है सर? एकल कितना दिया गया है? ठीक है, एकल कितना दिया गया है? 1,000 दिया गया है। और विशुद्ध कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। तो क्या उत्तर होगा? 800। सभी लोग बी क्यों बोल रहे हैं सर? बी क्यों बोल रहे हैं सभी लोग? ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बोल रहे हैं? बी क्यों बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बोलना चाहिए आपको। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूंजी उपभोग बराबर होता है सकल निवेश के माइनस विशुद्ध निवेश के। सकल निवेश दिया है कितना? 1,000 दिया है, और विशुद्ध निवेश कितना दिया है? 200। तो 1,000 में से 200 माइनस कर देंगे तो 800 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, औस्फितिक एक तकनीकी है जो बहुत बार, अनेकों बार, कई बार, बारंबार, बहुत बार करवाया इस प्रश्न को। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए सर, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम्म, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल 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 ठीक है, डी बोल रहे हैं। कल करवाया था तो ये प्रश्न को, ठीक है, कल करवाया था ना ये प्रश्न को शायद। औस्फिति वह तकनीकी होती है जो कीमत परिवर्तन का क्या करती है? समायोजन करती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जीएनपी और औस्फिति इक्वल टू क्या होता है? मौद्रिक जीएनपी अपन वास्तविक जीएनपी इंटू 100। ठीक है, तो औस्फितिक वह तकनीकी है जो क्या करती है? कीमत परिवर्तन का समायोजन करती है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ह्रास की गणना की जाती है। ह्रास की गणना किससे की जाती है भैया? थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए निवेदन है सभी लोगों से। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बताइए क्या उत्तर होगा भाई? सबको पता होगा। जितने लोग भी क्या बोलेंगे? श्रमिकों के लिए ह्रास क्या होता है?
ह्रास क्या होता है? कुछ महानुभाव श्रमिकों के लिए बोल रहे हैं, कुछ उत्पादन के साधनों की बात कर रहे हैं। तो जो लोग भी उत्पादन के साधनों की बात कर रहे हैं, इसमें श्रमिक भी आते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधनों में श्रमिक भी आते हैं, आपकी भूमि भी आती है। तो ये बताइए कि अगर जो एक साल कोई श्रमिक उत्पादन कर रहा है, तो साल भर के बाद उसके अंदर टूट फूट आएगा, उसको उसके अंदर टूट फूट आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये क्या होता है? ये केवल पूंजीगत सामान के लिए होता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आप ऐसी मशीन लगाए हैं, जैसे आपने आटा चक्की देखा होगा अपने गांव में या अपने शहर में। तो आटा जो गेहूं पीसता है, वो हर साल दिवाली के टाइम क्या करता है कि अपने पूरे मशीन को निकलवाता है बाहर, और उसमें जो टूट फूट होती है उसका मरम्मतीकरण करवाता है। तो वही उसका क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा आपका सी, केवल पूंजीगत सामान के लिए होता है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कर भार का तात्पर्य है। कर भार का तात्पर्य क्या होता है, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, कर भार का तात्पर्य है, सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं भैया? ना इंसान टूटता नहीं, कमजोर हो जाती है, बात से। क्या उत्तर है रे भाई? आसान सा है, बच्चों वाला प्रश्न है। कराभार किसके ऊपर पड़ता है? अरे भैया उसी के ऊपर पड़ता है जो लास्ट में वहन करेगा, अंततः वहन करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कर का भार, कर के भार का तात्पर्य है कि जो अंततः उसको वहन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री राजस्व नीति के प्रयोग की अनुशंसा करते हैं। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर एक। तो ऑप्शन नंबर, हाँ, उसको मेंटेनेंस कास्ट बोला जाता है, टूट फूट वाला बोला जाता है, बहुत सारी चीज। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई? ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ये जितने बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, डी वाले भी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। लेफर साहब को पढ़ा है? लेफर साहब को पढ़ा है? तो जो लेफर साहब थे, ये पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये क्या किस कौन से अर्थशास्त्री थे? ये पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए क्या उत्तर है रे भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने, लेफर साहब ने कहा कि भैया हमको क्या करना है कि मौद्रिक नीति के स्थान पे हमको राजकोषीय नीति पे बल देना है। ठीक है, मौद्रिक मौद्रिक नीति के स्थान पे हमें राजकोषीय नीति पे बल देना है। मतलब मुद्रा को हमने, मतलब मुद्रा अर्थात आरबीआई अर्थात देश का जो केंद्रीय बैंक है, उस पे कम ध्यान देने की जरूरत है। सरकार अर्थात राजकोषीय नीति पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौद्रिक नीति के स्थान पे। तो पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री राजस्व नीति के प्रयोग की अनुशंसा करते हैं मौद्रिक नीति के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा।
कि मुद्रा वासियों का मत है कि सार्वजनिक निवेश निजी निवेशों को क्राउड आउट कर देते हैं निम्न में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। ये अच्छा सा प्रश्न है, बताइए भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ये भी अगर जो आप दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न बहुत आसान सा है। यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, ये मुद्रावादी आप देख रहे हैं, फ्रीडमैन साहब को तुरंत याद कर लिए है ना, सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, तो आपने यहाँ पे मुद्रा पूर्ति की बात कर दी, ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है कि जब सरकार के व्यय ज्यादा हो जाते हैं तो निजी निवेश में कमी आ जाती है। सरकार के व्यय ज्यादा होते हैं तो निजी निवेश में कमी आ जाती है। तो भैया ऐसी स्थिति में सरकार कर की दर में वृद्धि कर देती है, कर की दर वृद्धि कर देता है। देखिए, जब क्या होता है सर, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, सरकारी व्यय में वृद्धि होती है, तो जब सरकार व्यय ज्यादा करेगी तो आय प्राप्त करने के लिए कर की दर बढ़ाएगी, अर्थात ब्याज की दर जो हो जाएगी वो बढ़ा देगी, और जब ब्याज की दर बढ़ा देगी तभी तो निजी निवेश में कमी आता है सर, तभी तो निजी निवेश में कमी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ब्याज की दर होगा ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा कि मुद्रा वासियों का मत है कि सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को क्राउडिंग आउट कर देते हैं निम्न में से किसके वृद्धि के परिणाम स्वरूप, तो ब्याज दर के। अगला सूची 1 सूची 2, चलिए भाई सुमिलित करिए। आज के सेशन को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आज का सेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नए लगे होंगे, है ना। तो सेशन को एक बार दो बार देखा करिए समय मिले तो। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, सबको पता होगा, गुणक की बात, रोजगार गुणक की बात कौन करता है भैया, आरिफ काहन साहब। निवेश गुणक की बात कौन करता है, किंस साहब। ठीक है, तरलता की बात कौन करता है, किंस साहब। कहाँ पे भैया, किंस इस पे है ही नहीं क्या, किंस साहब कहाँ पे है, तरलता की बात तो किंस करते हैं, तो किंस तो इसमें दिया ही नहीं गया है। अच्छा अभी देख लेते हैं। उसके बाद मुद्रा की तटस्थता की बात करें तो ये पेचीनिकन साहब है, हाँ बिल्कुल है। तरलता विविधता की बात करें तो जेम्स टोबिन साहब है, ठीक है। तरलता विविधता की बात करें तो जेम्स टोबिन साहब इसमें है, और तरलता अर्थात यहाँ पे कॉहन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किंस होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें प्रश्न ये होना चाहिए कि इसमें कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है वो प्रश्न नहीं है, ये सुमेलित करने वाला ही है। नहीं तो ऐसे तो देखेंगे तो सब गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही प्रश्न है, सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है, ये थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, ये वाला आरिफ खान की जगह किंस होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे कि फीसर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। चलिए भैया, फीसर तो सबको पता होंगे, फीसर की पुस्तक का नाम याद आ रहा है, द पावर ऑफ परचेजिंग मनी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, आई थिंक, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसी में उन्होंने विनिमय समीकरण को दिया था। कौन सा समीकरण दिया था सर, कमेंट कर दीजिए, मुझे भी थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना कि मुद्रा
तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध। क्या बोलते हैं कि मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, मांग जमा पर किसको किसको मांग जमा में होना चाहिए। यहाँ पे मांग जमा में किसको किसको हम शामिल नहीं करते हैं या करते हैं, हाँ सॉरी, मांग जमा में किसको किसको शामिल किया जाता है आपको बेसिकली बताना है, या मांग जमाएं होती हैं ये होना चाहिए, मांग जमाएं होती हैं ये होना चाहिए क्या। हाँ चलिए, संजय कुमार जी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हाँ बिल्कुल ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, डी बोलिए, है ना, क्या झूठ मूठ में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ठीक है, मांग जमा ऐसी जमाएं होती हैं जिसमें ब्याज नहीं मिलता है, जिन्हें चेक द्वारा कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, मुद्रा पूर्ति में इनका प्रतिशत अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है भैया, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, जब कीमत सूचकांक 125 से 150 हो जाता है तो मुद्रा का मूल्य कै % बढ़ेगा। इतना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है, जब कीमत सूचकांक 125 से 150 हो जाता है तो मुद्रा का मूल्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सूचकांकों की वृद्धि कितनी हो रही है, तो सूचकांकों की वृद्धि 150 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 होगा। सूचकांकों की वृद्धि जो हो रही है वो 25 हो रही है और प्रारंभिक कीमत सूचकांक जो है वो 125 है, तो 25 बटा 125 इंटू 100, ठीक है, 25 25 और 20 25, 20 कहाँ पे है भाई, 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 से 150, अच्छा यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो घटेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये घटेगा, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है, तो 25 बटा 125 इंटू 100, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 25, 20% कम होना चाहिए ना इसमें, 30% कम होना चाहिए इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है, 20% कम होना चाहिए, वृद्धि नहीं होना चाहिए, 20% कम होना चाहिए, ठीक है, 20% कम होना चाहिए, ऑप्शन में शायद दिया नहीं गया है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लूंगा और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से 20% कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले सेशन में मैं इसको कराता हूँ, मेरे हिसाब से 20% कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगला, क्लासिकी अर्थशास्त्र में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तब क्या होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर जी बी होगा, बी कैसे होगा भाई, तर्क दीजिए कि बी कैसे होगा, तर्क दीजिए, मुझे बताइए कि बी कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, क्लासिकी अर्थशास्त्र में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो भैया, जब मुद्रा ज्यादा बढ़ेगा, मुद्रा लोगों के पास ज्यादा आ जाएगा तो लोग मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो कीमतों में वृद्धि आ जाएगी, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर ठीक है। मुद्रा की पूर्ति किस पर निर्भर करती है भैया बताइए,
क्या उत्तर होगा? चलिए बताइए। मुद्रा की पूर्ति पूर्ण रूप से ब्याज दर से निर्धारित होती है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो पूर्तियां, अगर जो ये बात नहीं सही है तो पूर्तियां वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होती है। क्या ये बात सही है? भाई पूर्तियां केंद्रीय बैंक से नियंत्रित होती है। तो अब देखिए यहीं पे आपके कंसंट्रेशन की पहचान की जा रही है कि कितना कंसंट्रेट होके इस सारे ऑप्शन को आप पढ़ पा रहे हैं, कितना कंसंट्रेट होके इस सारे ऑप्शन को आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मुद्रा पूर्ति शब्द दिया है ना, इससे बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि ये भैया नियंत्रण और निर्धारण की बात कर रहा है, तो पूर्ण रूप से ब्याज दर में निर्धारित हो रहा है। नहीं भैया, सर्टेनली कुछ नहीं कहा जा सकता। पूर्तियां वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होता है। नहीं भैया, नियंत्रण का कार्य वाणिज्यिक बैंक थोड़ी करती है, नियंत्रण का कार्य तो केंद्रीय बैंक करता है ना। बिल्कुल ठीक है। अगला, ड्यूजेनबरी साहब आ गए, सबको पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि रुकने की जरूरत है ना। ड्यूजेनबरी का मत था कि विकासशील देशों को निम्न कारणों से अपने भुगतान से इस पर गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूजेनबरी साहब ने किसकी बात की थी? प्रदर्शन प्रभाव की बात की थी। कहा था कि एक अल्प विकसित देश जो है वो विकसित देशों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपने आय का एक बड़ा भाग व्यय कर देते हैं, और जब व्यय ज्यादा करते हैं तो इनकी बचत कम हो जाती है, बचत कम होती है तो निवेश कम कर पाते हैं, जब निवेश कम कर पाते हैं तो आय भी इनकी कम ही रहती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत से संबंधित है। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए भैया बताइए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। भैया कार्ल मार्क्स को पढ़ा है आपने? कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते हैं कि उत्पादन में एक जो होता है वो उद्यमी होता है और जो दूसरा होता है वो श्रमिक होता है। और ये जो उद्यमी होता है ना, ये श्रमिकों को उसके सीमांत उत्पादकता के आधार पर मजदूरी नहीं देता है, अर्थात ये श्रमिकों का शोषण करता है उद्यमी, और इसी शोषण के प्रतिफल के रूप में इस उद्यमी को लाभ मिलता है। ठीक है, तो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जो दिया वो कार्ल मार्क्स साहब ने दिया और कहा कि अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो एक श्रमिक के द्वारा किसी एक वस्तु को क्या किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। तो अगर जो 100 रुपए की वस्तु श्रमिकों को उत्पादित की जा रही है तो श्रमिकों को मजदूरी के रूप में 10 रुपए मिल रहा है। ये 90 रुपया एक तरीके से क्या हो गया, किसके पास चला गया? उद्यमी के पास चला गया। 90 रुपए में मान लीजिए कि 50 रुपया लागत हो जाए, फिर भी 40 रुपए ये अतिरिक्त मूल्य किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारे उद्यमी साहब को। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सही है। अगला, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता आधारित है। दास कैपिटल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। दास कैपिटल को एक और नाम से जाना जाता है, कुछ बाइबल है। ठीक है, 2-3 शब्द यूज होते हैं, उसमें से लास्ट वाला जो वो बाइबल। तो आप मुझे बताइए कि दास कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। जहां तक मेरी अगर जो मेमोरी ठीक है तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया था कि दास कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि लास्ट वाला जो शब्द है वो बाइबल है। इसका बाइबल, चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके जरूर। ठीक है, तो जितने लोग भी ABCD बोलेंगे सभी लोग का उत्तर गलत हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे सही होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सही होने वाला नहीं है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जो है 3 तत्वों पे 3 आयामों में शामिल होती है: साक्षरता प्रतिशत, जीवन प्रत्याशा
और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, साक्षरता प्रतिशतता, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, ये 3 चीजें होती हैं और ये तीनों चीजें कहीं पे दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव पूंजी निर्णय संबंधी है, मानव पूंजी निर्माण संबंधित है, क्या उत्तर होगा? साम्यवाद का बाइबल नहीं, साम्यवाद का बाइबल नहीं कहा जाता है। ए में क्या दिया है भैया? आय संभावितता दिया है। ठीक है, यहाँ पे शिशु होना चाहिए तब ठीक होता, ये नहीं सही होगा। ये आय कोई क्लियर नहीं कर रहा है ना। चलिए, तो जीवन प्रत्याशा और आय संभावितता में अंतर होता है। हाँ ठीक है, नहीं, साम्यवाद का बाइबल जो लोग कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। साम्यवाद का बाइबल जो लोग बोल रहे हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा भैया? देखिए, अगर जो शिशु बीच में है तो आय संभावितता और जीवन प्रत्याशा में अंतर होता है। ठीक है, इसलिए ए भी नहीं होगा वहां। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? सी बोल रहे हैं। टुल्ज साहब को याद आ रहा है? टुल्ज साहब याद आ रहे हैं आपको? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि कुशल, शिक्षित एवं परंपरागत व्यक्तियों का बाहुल्य, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मानव पूंजी निर्माण संबंधित है कुशल, शिक्षित एवं परंपरागत व्यक्तियों का बाहुल्य। अगर जो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आप कुशल होंगे, ठीक है, आप दक्ष होंगे तो आप उत्पादन ज्यादा करेंगे, तो मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। दास कैपिटल के लेखक हैं, सोशल समाज का बाइबल। चलिए मैं बता दे रहा हूं, मार्क्सवाद का बाइबल। ठीक है, ये जाना जाता है दास कैपिटल। ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो हमारे कार्ल मार्क्स साहब हैं और इसे हम मार्क्सवाद का बाइबल के रूप में भी जानते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में नेपा नगर जाना जाता है। 9:10 हो गया। अरे समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, खत्म करते हैं। सबको पता होगा कागज के मिल के लिए। ठीक है दोस्तों, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। A to Z इकोनॉमिक्स के सारे आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आपकी ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही है। यहाँ पे हमारी जो बैचेज है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सारे एग्जाम के लिए बैचेज चल रहा है। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप तब तक हमारे साथ बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2500 रुपए है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट के लिए। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। ठीक है, तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आपको इस QR कोड पे या ये सामने नंबर आ रहा है 9415 873, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट
सेंड कर सकते हैं। अगर जो आपको केवल नोट्स चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी अलग से चाहिए तो अलग से भी सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।